बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक़ वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला जो हमारी तरफ से जारी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्ट्स यानी कि 7 के 7 और बीकॉम पार्ट 2 के अब तक 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक़ वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक़ आपको तफसीलात बयान की जा चुकी हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीकॉम पार्ट 2 के मज़ीद 2 सब्जेक्ट्स यानी कि बिज़नेस कम्युनिकेशन और उर्दू के सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं वो इंशाअल्लाह ताला अपलोड करेंगे। अगर हमारी इन वीडियो से भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो लाजमी तौर पर देखें, ताकि आप तमाम के तमाम पॉइंट से अच्छी तरह से बाखबर हो सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर जो रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक्स हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन से मुराद क्या है। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ और थॉट्स थ्रू अ कॉमन लैंग्वेज विद सम डेफिनेट पर्पस। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ? कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, टू वे प्रोसेस होगा। टू वे प्रोसेस का मतलब ये होगा कि कभी भी कम्युनिकेशन के अंदर ये नहीं होगा कि वन वे प्रोसेस हो, दो तरफा अमल है। जिस तरीके से ट्रैफिक जो है वो इधर से उधर जा रही होती है तो उधर से इधर आ भी रही है, इसका मतलब टू वे ट्रैफिक चल रहा होता है। सेम यही जो ख्याल है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, दो तरफा अमल है। किस चीज़ का दो तरफा अमल है भाई? ऑफ शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग। शेयरिंग बोलें, ट्रांसमिटिंग बोलें, एक ही बात है। ऑफ शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ और थॉट्स, इसी तरीके से आइडियाज़ बोलें या थॉट्स बोलें, एक ही बात है। यानी कि कम्युनिकेशन दरअसल दो तरफा अमल का नाम है। किस चीज़ का? ऑफ शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग। आप शेयर करेंगे, आप जो है वो एक बंदा दूसरे बंदे से अपनी बात बताएगा। किस चीज़ को बताएगा? आइडियाज़ को या थॉट्स को, अपने ख्यालात को बताएगा, शेयर करेगा। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ और थॉट्स। अगली बात यह है थ्रू अ कॉमन लैंग्वेज, और एक कॉमन लैंग्वेज होना शर्त है। स्टूडेंट्स, कॉमन लैंग्वेज से मुराद क्या है? कॉमन लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज कहलाएगी जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों अच्छी तरीके से समझ सकें। सेंडर कौन बंदा होता है? जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है वो सेंडर हो जाएगा, और जिससे कम्युनिकेशन की जा रही है वो रिसीवर कहलाएगा। तो अगर सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझते हैं, भले वो लैंग्वेज कोई सी भी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो, जैपनीज़ हो, किसी भी किस्म की लैंग्वेज हो, अगर दोनों के दोनों समझते हैं तो फिर ऐसी सूरत में वो कहलाएगा कॉमन लैंग्वेज। लेकिन स्टूडेंट्स ये बताएं, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा इंग्लिश समझता है और दूसरा बंदा इंग्लिश की अलिफ बे भी नहीं जानता, या एक बंदा फ़र्ज़ करें पर्शियन समझता है और दूसरा बंदा पर्शियन यानी कि फ़ारसी की अलिफ बे भी नहीं जानता, तो फिर उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन जो होगी वो फिर कॉमन लैंग्वेज नहीं कहला सकता। फिर उनके लिए लाजमी है कि बीच में ट्रांसलेटर मौजूद हो, जो एक की बात समझेगा दूसरे को समझाएगा, फिर दूसरे की बात उसकी लैंग्वेज में समझेगा और पहले वाले बंदे को समझाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ट्रांसलेटर भी मौजूद नहीं है तो फिर दोनों बंदे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, दो तरफा अमल का नाम है, ऑफ शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ और थॉट्स। आइडियाज़ और थॉट्स को आप शेयर करेंगे, और किस तरीके से? थ्रू अ कॉमन लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, दोनों बंदे एक दूसरे की बात समझ सकें, विद सम डेफिनेट पर्पस, और कोई ना कोई पर्पस या कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन के अंदर जब तक ये चारों एलिमेंट्स मौजूद ना हो, क्या मतलब? टू वे प्रोसेस होना चाहिए, शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ या थॉट्स होना चाहिए, दो बात। तीसरी बात, थ्रू अ कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, और चौथी और आखिरी बात, विद सम डेफिनेट पर्पस। अगर ये इन चारों में से कोई एक बात भी मिसिंग है तो बात याद रखिएगा कि वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। कम्युनिकेशन के अंदर ये चारों बातों का मौजूद होना ज़रूरी है, शर्त है। स्टूडेंट, ये तो एक बेसिक बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी है, मैंने आपसे शेयर कर ली। अब जो चीज़ अगली आपको पढ़नी है वो रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक़ पढ़नी है। उसके अंदर हम वन बाय वन आपको टॉपिक्स इंशाल्लाह बताते हैं। पहले नंबर पर आ रहा है कम्युनिकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर पहला चैप्टर है, उसका नाम ही है कम्युनिकेशन। उसमें आपको पढ़ना है प्रोसेस या फैक्टर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको जो पढ़नी है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद एक ऐसी कम्युनिकेशन कहलाती है कि जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, वर्ड्स जो है यूज़ नहीं हो रहे होंगे, तो ये नॉन वर्बल कहलाएगा। इसके अलावा आ जाएगा प्लानिंग स्टेप्स। प्लानिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के अमल के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स।
बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर और बेशतर पेपर में आता भी रहता है, जिसको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और किताबों में भी ये बात मेंशन होती है, 7 C's के नाम से वो टॉपिक याद किया जाता है। 7 क्यों? क्योंकि 7 हैं। C's क्यों? क्योंकि हर लफ्ज़ जो है या हर पॉइंट जो है वो सी से शुरू होता है। जैसे क्लैरिटी सी से शुरू हो रहा है, कंसाइसनेस सी से शुरू हो रहा है, कंप्लीटनेस सी से शुरू हो रहा है। इस तरीके से हर जो सी है वो सी से ही स्टार्ट हो रहा है इनके वो वर्ड, लिहाजा आप इसको बोलेंगे 7 C's। बाज़ किताबों में 9 C's भी मेंशन होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 7 C's याद कर लेने हैं, और जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई अहम सवाल बन जाता है। स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर आपको, अगला टॉपिक जो पढ़ना है अपने कम्युनिकेशन के रिड्यूस सिलेबस के अंदर, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग से क्या मुराद है कि आपको पता है आपके इस सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स जो हैं वो आपको लिखने हैं। वो लेटर जो हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं। वो जनाब अली सेल्स लेटर भी हो सकता है, सेल्स प्रमोशन लेटर भी हो सकता है, ऑर्डर लेटर भी हो सकता है, वो जनाब इंक्वायरी लेटर भी हो सकता है, रिप्लाई टू एन इंक्वायरी लेटर हो सकता है, कंप्लेंट लेटर हो सकता है जिसको आप, इसके अलावा क्लेम लेटर भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरह के लेटर्स जो हैं वो आपको लिखने हैं। वो जो मुख्तलिफ़ लेटर को लिखने के जो फॉर्मेट्स हैं, मेमोज़ हो सकते हैं कि किस किस्म के मेमोज़ हैं, सर्कुलर्स हो सकते हैं। तो हर चीज़ को लिखने के अलग अलग स्टाइल्स हैं, फॉर्मेट्स हैं। वो अगर आपने अच्छी तरीके से याद करके चले गए तो पेपर में किसी किस्म का भी सवाल बनकर आता है, आप इंशाल्लाह लिख देंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि लेटर को आपको स्टार्ट कैसे करना है, लेटर को आपको एंड कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वगैरह में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ओपनिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इनसाइड एड्रेस क्या होता है। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि लेटर से रिलेटेड हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट, जो आपको थर्ड चैप्टर अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में पढ़ना है वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ कानूनी पहलू हैं, वो तमाम के तमाम कानूनी पहलू जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, कि जिसके अंदर अगर आपने उन बातों का ख्याल नहीं किया तो याद रखिएगा आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपसे मुराद एज ए स्टूडेंट बात नहीं हो रही है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन बात की जा रही है कि अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई बंदा या उस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का काम कर दे, यानी कि किसी के जो है वो उसकी इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और आपके पास कोई, आपने ऐसी बात बयान कर दी है कि सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी जो कह लीजिए कि गुडविल है उसके ऊपर असर पड़ रहा है और नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो खुद आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई वो बंदा कर सकता है या वो इदारा कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इसी कोर्स के अंदर पढ़ना है उसका नाम है बिजनेस लेटर्स, यानी कि कारोबारी खतूत कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा काइंड्स कौन कौन सी हैं। इंक्वायरी यानी कि स्टेटस। इंक्वायरी के अंदर क्या हो जाएगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसके हवाले से पूछ रहे होंगे कि भाई हमें फ़र्ज़ करें सोनी टेलीविज़न परचेज़ करने हैं, हमें फॉर एग्जांपल जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो हमें ट्रिपलेट परचेज़ करने हैं, हमें जो है फॉर एग्जांपल जो है वो एसी परचेज़ करने हैं, किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज़ करने हैं। तो जो चीज़ आपको परचेज़ करनी है उससे रिलेटेड आप उनसे इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है कि भाई मुझे बताएं कि इसका जो है वो जनाब अली प्राइस क्या है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर हम जो है बल्क में माल ख़रीदें तो आप हमको डिस्काउंट किस हद तक देंगे। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं, इंक्वायरी लेटर के अंदर क्वेश्चन जो आप बना के पेश करेंगे, आप पूछ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बर्दाश्त करेगा, आया कस्टमर बर्दाश्त करेगा या सप्लायर बर्दाश्त करेगा। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस, क्या वो जो है वो आफ्टर सेल कहना चाहिए, क्या वो सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, क्या कोई माल को बेचने के हवाले से वारंटी और गारंटी वगैरह का सिलसिला है या नहीं है। इसके अलावा उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताइएगा कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमको पसंद नहीं है जो आप बेच रहे हैं, तो क्या आप उसको रिटर्न कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ़ तरह के सवाल जो हैं वो इंक्वायरी लेटर में आप पूछ सकते हैं, और इंक्वायरी लेटर भी पेपर में आ जाता है बाज़ औक़ात। इंक्वायरी लेटर के बाज़ औक़ात जवाब में आता है रिप्लाई टू एन इंक्वायरी लेटर। रिप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, आप फ़र्जी तौर पर कुछ फिगर्स को दिमाग में रखेंगे, कुछ सवाल को दिमाग में रखेंगे जो कि मौजूद नहीं होंगे, और उन सवाल की आप रिप्लाई करेंगे। या मतलब फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लेंगे कि जनाब अली आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं किसी इंक्वायरी लेटर को, और सामने वाले ने फ़र्ज़ करें पूछा है आपसे कि आप डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, तो हम बता सकते हैं कि डिस्काउंट के क्रेडिट टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल 2/10 and over 30। इफ़ यू विल पे द अमाउंट विद इन 10 days then you will get the discount up to 2%, but there is no discount when you will pay the amount from the 11th day to the 30th day of the number of those days which you have purchased the goods। इस तरह की बात जो है आप बयान कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, रिप्लाईज टू इंक्वायरीज, जो मैंने आपको बताया
कि ऐसा भी पेपर में सवाल बनकर आ सकता है कि आप पेपर में सवाल में लिखा हुआ होगा कि आप एज्यूम करें कुछ सवालात, कुछ बातें, और उनके आप रिप्लाई कर रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। तो जिस तरीके से सवालात करते हुए आपने कुछ बातें एज्यूम कर ली थी, वैसे ही जवाब देते हुए वो सवालात आप एज्यूम कर लेंगे और ये एज्यूम करते हुए उनके जवाब दे रहे होंगे, जो ऐसी बात है फर्जी जवाब हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिफ्यूज़ल एंड कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर। ऑर्डर लेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर लेटर में ये होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई हमें डॉलेंस के फॉर एग्जांपल जो रेफ्रिजरेटर है वो फर्ज करें 3 अदद चाहिए, साइज़ हमारे पास ये होना चाहिए मीडियम साइज़। इसके अलावा जो है वो हमें जो है वो सोनी के फॉर एग्जांपल टेलीविज़न चाहिए, और सोनी के जो हमें टेलीविज़न चाहिए कलर टेलीविज़न, ऐसी बात है, उनके हमारे पास साइज़ ये होना चाहिए। कुछ हमें एलईडीज़ चाहिए, कुछ हमें कंप्यूटर के जो है फॉर एग्जांपल मॉनिटर्स भी चाहिए। इस तरह से मुख्तलिफ आइटम जो है वो आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर करते हुए बात याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उनकी तादाद नहीं बताई जाती, बल्कि उनकी कीमत भी बाद में बराबर में मेंशन करते हुए बताई जाती है कि ये हमें चीज़ चाहिए और पर यूनिट रेट जो है वो आपने हमें ये कोट किया था, लिहाजा इतने हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज़ करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्लेम एंड एडजस्टमेंट। क्लेम एंड एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ परचेज़ करके आप ला चुके हैं और अब उसके अंदर आपको वो चीज़ फ़र्ज़ करें सही आपको नहीं मिली, या उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, वगैरह वगैरह, तो अब आप सप्लायर को क्लेम दाखिल कर रहे हैं। और क्लेम करने के बाद हो सकता है कि आपके क्लेम को वो एक्सेप्ट करे और हो सकता है एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्ट करने की सूरत भी हो सकती है और ना करने की भी सूरत हो सकती है। याद रखिएगा अगर आप क्लेम का रिप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा पूरे कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि आपका जो रिप्लाई है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग नोट होना चाहिए पॉजिटिव। इसलिए क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी गड़बड़ कर दी, नेगेटिव रिप्लाई करने की कोशिश की, तो आपका कस्टमर फिर आपका कस्टमर नहीं रहेगा, और जब वो कस्टमर आपका नहीं रहेगा तो वो वाकया 10 लोगों को और भी जाके बताएगा कि यार सामने वाला तो हमसे इस तरीके से डील कर रहा है। तो ऐसी सूरत में आपकी जो सेल है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। लिहाजा अगर आप उसकी जो क्लेम है वो अगर आप कबूल कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव रहेंगे, फ़र्ज़ करें आप कबूल नहीं कर रहे हैं तब भी आप पॉजिटिव रहते हुए उसको रिप्लाई करेंगे ज़रा डिप्लोमेटिक अंदाज में, लेकिन आपका जवाब जो है वो डिप्लोमेटिक ज़रूर होगा, लेकिन हार्श वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको स्टूडेंट्स पढ़नी है वो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि वो जो एडजस्टमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, क्लेम लेटर जो आ रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, जब सामने वाले कस्टमर ने आपसे कोई क्लेम किया और आप उसका जवाब पॉजिटिव दे रहे हैं, जी जी हम हैं ना, हम आपके उस प्रोडक्ट को उसके रिटर्न करते हुए दूसरी प्रोडक्ट आपको भिजवा देंगे। और अगर नेगेटिव है तो फिर ऐसी सूरत में आपको पता है कि आपकी तरफ से एज अ सप्लायर माल जो भिजवाया गया उसमें ज़रा सी भी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, सामने वाला खाम में आपको क्लेम कर रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में आप नेगेटिव नोट उसको इशू करेंगे और नेगेटिवली उसको उसका रेस्पॉन्स देंगे। लेकिन नेगेटिवली रेस्पॉन्स देते हुए भी आपको पॉजिटिव उसका जो है वो असर अपना डालना पड़ेगा अपने लेटर का। पॉजिटिव असर का क्या मतलब होता है कि आप सामने वाले की बात तो बहरहाल नहीं मान रहे होंगे, लेकिन आपका रिप्लाई कुछ इस किस्म का होगा कि सामने वाले पर ये गिरा नहीं गुजरेगा, ये बुरा उसको नहीं लगेगा कि जैसा कि आप उसको इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर वर्डिंग है वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं एज फार एज आर नॉलेज इज़ कंसर्न द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड वेरी गुड एंड देयर इज़ नो फॉल्ट वाइल डिस्पैचिंग द गुड्स। एज फार एज आर नॉलेज इज़ कंसर्न इट सीम्स दैट, ऐसा महसूस होता है कि इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है। यानी कि आपने किसी ऐसी चीज़ के ऊपर लाद दिया, अपना कसूर कहते हैं ना, अपना कसूर बंदर के सर, ऐसी चीज़ के ऊपर आपने लाद दिया जिसके ऊपर वो कोई बेचारे जवाब देने के काबिल ही नहीं है। आपने लाद दिया क्या, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लगता है कुछ गड़बड़ हुई है कि रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो टूट फूट का आपको शिकार हो गई। क्यों? क्योंकि आप उसको क्लेम उसका नहीं भर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं भर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी नेगेटिव अंदाज में जवाब नहीं देंगे, वरना जाहिर सी बात है आपका कस्टमर बहुत इस बात को बुरा मानेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या आपको पढ़ना है इसी सब्जेक्ट के अंदर, जॉब लेटर पढ़ना है। जॉब लेटर के अंदर क्या होगा कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप खुद जो है वो अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, और जॉब के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है सवाल में मेंशन होगा कि फ़लाँ जॉब टाइटल है, फ़लाँ जो डिस्क्रिप्शन है जॉब के हवाले से, फ़लाँ जो है वो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके लिए आप फ़र्जी तौर पे वैल्यूज़ ले लेंगे, डाटा ले लेंगे, जिसके अंदर अपने आप सीवी भी मेंशन करेंगे, और सीवी के अंदर आप बताएंगे, जिसको आप करिकुलम विटाई कहते हैं, सीवी शॉर्ट में कहते हैं, कि जनाब ये लिए आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका सेल नंबर,
फिर आपके जॉब ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, फिर आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और फिर आपका कुछ पर्सनल डाटा आ जाएगा जिसमें आपका कह लीजिए कि आपकी हॉबीज़ उसके अंदर मेंशन हो सकती हैं। आप उसके अंदर बयान कर सकते हैं कि जनाब अली आपका जो है वो NIC नंबर वगैरह क्या है, इस तरह की कुछ चीज़ें आप उसमें बयान कर देंगे। और आखिर में जो आप रेफरेंस बयान कर देंगे कि विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, यानी कि हम रिक्वेस्ट अगर आप लोग करते हैं तो हम आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास क्रेडिट एप्लीकेशन एंड कलेक्शन लेटर्स। कलेक्शन लेटर्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा कि आपको जो है वो बाद औक़ात रिकवरी नहीं हो पा रही होती है और अपने कस्टमर्स की जानिब से, तो उसके हवाले से भी आप लेटर्स लिखते हैं। स्टूडेंट्स आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का जो 5वां चैप्टर है उसका नाम हो जाएगा इंटर ऑफिस मेमोज। दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड कहलाता है इंटर और एक वर्ड कहलाता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। यहाँ पे लफ्ज़ है इंटर ऑफिस। इंटर ऑफिस का मतलब होता है ऑफिस के दरमियान। ऑफिस के दरमियान जो मेमोज हैं उसके हवाले से कम्युनिकेशन कैसे होगी, कौन कौन सा तरीक़ाकार राइज है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास बिजनेस रिपोर्ट। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली बात है डेफिनेशन, बिजनेस रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। फिर क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन सी टाइप्स हो जाएंगी, फंक्शंस यानी कि इसके काम क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंस यानी कि इसकी अहमियत क्या है, प्रिपरेशन स्टेप्स, बिजनेस रिपोर्ट को अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कौन कौन से अवामिल, कौन कौन से मराहिल कहना चाहिए, अवामिल से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे मराहिल, कौन कौन से मराहिल हैं कि जिनको तय करते हुए आप एक बिज़नेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिपोर्ट है और लेटर रिपोर्ट है। ये दो अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, एक है मेमोरेंडम रिपोर्ट और एक है लेटर रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट्स का तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से तैयार होती है और उसका लिखने का प्रोसीजर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है उसका नाम है मार्केट रिपोर्ट। मार्केट रिपोर्ट में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट्स में क्या फ़र्क होता है आपको पता होना चाहिए। मार्केट टर्म्स बहुत सारी आती हैं जो कि चैप्टर के आपके बुक के एंड में आपको मिल जाएंगी और उस बुक के एंड में जो आपको मार्केट टर्म्स मिल जाएंगी वो सबसे अहम तरीन चीज़ है। अनसॉल्व पेपर्स में देखिएगा कौन कौन सी टर्म्स बहुत ज़्यादा रिपीटेडली बार बार वो आती हैं, तो सबसे पहले उन टर्म्स को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टर्म्स इतनी तो आप कौन से लिख सकें कि जितनी पेपर में टर्म्स एटलीस्ट आपको लिखनी है। उसके अलावा फिर आप उन टर्म्स के ऊपर आ जाएँ जो कंपेरेटिवली थोड़ी कम आती हैं। इस तरीके से, क्योंकि आप सारी की सारी टर्म्स को याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अच्छी खासी टर्म्स इस तरह से याद कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से तैयार की जाएगी टेक्निकल रिपोर्ट्स को लिखना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर जो आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है और वो सेक्शन सी पे जाने से पहले, उस चैप्टर का नाम है नॉन रिटन कम्युनिकेशन। और नॉन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो स्टूडेंट्स कौन कौन सी पढ़नी है, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग भी आपको इसी के अंदर पढ़ना है, जिसके अंदर जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो कौन कौन से हैं। डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की तारीफ़ क्या है, काइंड्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की अक़साम क्या है, प्लानिंग स्टेप्स, प्लानिंग सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस, प्लानिंग स्टेप्स क्या होंगे किसी भी मसले को हल करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लीडर ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो उसके अंदर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं किसी भी लीडर की, किसी भी रहनुमा की। याद रखिएगा एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो दरअसल वो होता है जो कि एक अच्छा लीडर होता है। ये बात मैंने आपको मैनेजमेंट का जब मैं आपको समझा रहा था कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर भी मैंने कुछ आपको जिक्र किया था, फिर आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो दरअसल अच्छा लीडर होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है जो कि आपके कोर्स का लास्ट हिस्सा है वो है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग के अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर कौन होता है स्टूडेंट्स, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जिसके पास आप गए हैं और वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है वो कहलाएगा इंटरव्यूअर। और आप इंटरव्यू चूँकि दे रहे हैं लिहाजा आप कहलाएंगे इंटरव्यूई। इंटरव्यूई की हैसियत से आपको इंटरव्यू देना है और उसको इंटरव्यू वो कंडक्ट कर रहा है, इंटरव्यू आपसे ले रहा है, तो कौन कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी और कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी इंटरव्यूअर की। लास्ट टॉपिक है इंटरव्यू इवैल्यूएशन, के इंटरव्यू के अंदर आपको उसकी इवैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी कि आया आप जो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं या इंटरव्यू आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके हवाले से कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स आ गए और कौन कौन से उसके अंदर गड़बड़ हो गई है। स्टूडेंट ये तो सारे पॉइंट्स हो गए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि इंतहाई अहम सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के हवाले से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर अगर आप गौर करें एक अहम तरीन सब्जेक्ट में से एक है। इसलिए क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम इंटरव्यू देने के लिए जाएं तब हमें कम्युनिकेशन करनी है, हम जॉब हासिल करने के लिए जाएं तब भी हमें कम्युनिकेशन करनी है, हम भले घर में ही क्यों ना हो हमें अपनी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी ऐसी कि सामने वाले हमारी बात मान सके। इसीलिए बहुत सारे लोग, ये बात याद रखिएगा और ख़ुद आपने भी शायद ऑब्ज़र्व किया हो, यही वजह है कि बहुत सारे लोग झूठ इतने ज़बरदस्त तरीक़े से बोलते हैं कि लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। मैं कोई झूठ बोलने की हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूँ। झूठ बोलना एक कभी फेल है, बुरा फेल है, तमाम बुराइयों की जड़ कहलाता है झूठ बोलना। अल्लाह ताला इंतहाई नापसंद करता है झूठ बोलने वाले को। लेकिन मैं एक बात समझा रहा हूँ आपको, वो क्या बात समझा रहा हूँ कि बाद लोगों के पास फ़न होता है झूठ बोलने का इस अंदाज में कि लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है। बाज़ लोग सच बोल रहे होते हैं इस अंदाज में कि लगता है गड़बड़ है, इनके झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ज़बान के अंदर पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, तो फिर आप सामने वाले के ऊपर असरअंदाज हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद हो। झूठ बोलना बहरहाल एक बुरा फेल है, लेकिन बाद लोग झूठ इस खूबसूरती से बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। तो बेसिकली चक्कर क्या हुआ? चक्कर ये हुआ उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और बाद लोग बेचारे जो सच बोल रहे होते हैं वो इतना हेजिटेशन के अंदाज में बोल रहे होते हैं, इतना शर्मीले अंदाज में बात कर रहे होते हैं, इतना झिझक के बात कर रहे होते हैं। होता वो सच है, सामने वाले को लगता है कि यार काले में दाल है। ख्याल है दाल में काला नहीं बोला मैंने, काले में दाल है, जबकि वो बेचारा बिल्कुल सच बोल रहा था। इट मीन्स दैट जो हम सबको अपने अहम तरीन स्किल्स जिसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है उनमें से एक है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं कब? जब हम उनको इस्तेमाल करें। अपनी लिसनिंग पावर भी अपने आप बेहतर करें, अपनी राइटिंग पावर बेहतर करें, अपनी आप इस रीडिंग पावर बेहतर करें, और अपनी जो है वो राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो तमाम की तमाम स्किल्स आपकी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। लिखने का फन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका लिसनिंग पावर आपकी बेहतर होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। अगर ये चारों की चारों स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो यकीनी तौर पर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं और अपनी बात दूसरे तक बहुत अच्छे अंदाज में बयान कर सकते हैं। शायद इसी किस्म के किसी मौके के लिए शायर ने कितना खूबसूरत शेर कहा है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये शेर भी पसंद आएगा और कम्युनिकेशन से रिलेटेड अभी अभी जो हमने गुफ्तगू की है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। स्टूडेंट्स अब हम जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 के एक और सब्जेक्ट की जानिब जिसका नाम है हमारी मदर टंग यानी कि उर्दू। उर्दू का सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना होने के बावजूद भी फेल हो जाता है, यानी कि ना चाहने के बावजूद भी उर्दू जैसे सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं। अफसोसनाक मुकाम ही इसीलिए कहा जा सकता है इस बात को क्योंकि उनके उर्दू का लिखने का स्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा नाक़िस होता है। सही मायनों में वो गलत सलत जैसा कि उनको लिखना चाहिए वो नहीं लिख पाते, गलत सलत लिख कर आते हैं, और सही मायनों में देखा जाए तो उनको फेल ही हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर फेल होना ही आपका मुकद्दर ठहरेगा। जबकि उर्दू का सब्जेक्ट जो है बहुत आसान सा सब्जेक्ट है कि जिस तरीक़े से आप कोई अखबार लिख रहे हैं या कोई रिसाला लिख रहे हैं, लिखने वाले पढ़ने वाले उनको पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले अगर उसको बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ डालें, सिंपल उसको रीडिंग कर डालें तो यकीनी तौर पर आपकी उर्दू भी अच्छी हो सकती है और आपकी उर्दू न सिर्फ अच्छी हो जाएगी बल्कि बोल चाल में भी आप बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह हो जाएंगे। स्टूडेंट्स उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर जो पहला हिस्सा है हिस्सा नसर से वो ताल्लुक़ रखता है। हिस्सा नसर यानी कि प्रो सेक्शन, उसके अंदर पहले चैप्टर का नाम है सैर दूसरे दरवेश की, सेकंड चैप्टर है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, थर्ड चैप्टर है सियाह व सफ़ेद, फोर्थ चैप्टर है आपके पास खुतूत गालिब और इसके अंदर आपको पहला ख़त स्टडी करना है हमारा मुआशरा और अरबी। नेक्स्ट चैप्टर है लाहौर का जोग्राफिया, उसके बाद है कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी और बाहिमी इत्तेफाक। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास जानी दुश्मन, नेक्स्ट चैप्टर है मीनार पाकिस्तान। ये सारे के सारे चैप्टर्स इनका ताल्लुक़ है प्रो सेक्शन से यानी कि हिस्सा नसर से। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपके पास वो हिस्सा गज़ल है। इसके अंदर जिन शोरा की गज़लियात आपको पढ़नी है, स्टडी करनी है, उनमें नंबर 1 है मीर तक़ी मीर, उनकी पहली गज़ल आपको पढ़नी है। गालिब यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, इनकी आपको दूसरी गज़ल पढ़नी है। ख्वाजा मीर दर्द की एक ही गज़ल है वो आपको पढ़नी है।
हसरत मोहानी की भी एक ही गज़ल है, वो आपको पढ़नी है जो आपके कोर्स के अंदर शामिल है। ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनकी भी एक ही गज़ल है, वो आपको पढ़नी है। और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ की आपको दूसरी गज़ल पढ़नी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आ रहा है मंजूमात का पोर्शन, और उसके अंदर सौदा के हवाले से जो उनका जो शायर हैं उनके हवाले से जो नज़म है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो है वो शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की नज़म है अज़ान, वो आपको पढ़नी है। नज़ीर साहब की है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसके अलावा अकबर की है बकरी गोश्त साग पात का सौदा नहीं रहा। नेक्स्ट है हाली साहब की आपको पढ़नी है मिर्ज़ा गालिब। और नेक्स्ट है आपके पास जोश मली आबादी, उनकी आपको पढ़नी है दो रंगी। ये सारे के सारे नज़में हैं, प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन के अलावा पोइम सेक्शन है। ये सारा का सारा आपका सिलेबस जो हो गया वो स्टूडेंट्स किससे ताल्लुक़ रखता है, उर्दू के सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, जो कि हमारी मादरी ज़बान है। स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीक़े से मुताल्ला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको इसी अटैम्प्ट में पेपर्स पास करने से रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबरों से पास करवाए और आपको ये तौफीक भी बख्शे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा की भी अशद ज़रूरत पेश आती है। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप दुआ करें लेकिन दवा ना करें, या दूसरे अल्फाज में खाली दवा करें और दुआ ना करें, तो दोनों चीज़ें जो हैं बेकार हो जाती हैं, क्योंकि दुआ के साथ दवा और दवा के साथ दुआ की अशद ज़रूरत पेश आती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कि रिड्यूस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। हमारी वीडियो पसंदीदगी की निगाह से देखने के अलावा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर जो चैनल मौजूद है उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भरपूर तैयारी करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।